दीदी के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दर पर चना दाल के इस्तेमाल को मंजूरी। साथ ही तुअर, उड़द और मसूर के संबंध में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की मात्रा की सीमा को किया गया मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40%। पुणे स्थित वेंकुट मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में शहद की निर्यात क्षमता को मजबूत बनाने पर कार्यशाला का उद्घाटन। वर्तमान में लगभग 12,699 मधुमक्खी पालक राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ पंजीकृत। भारत लगभग 1,33,200 मीट्रिक टन शहद का कर रहा है उत्पादन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कहा कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हर गरीब को मिला फायदा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी ढेरों योजनाओं ने भारतवासियों की बदली तस्वीर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। ग्रामीण इलाकों में गंगा से लगे गांवों में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। उधर कर्नाटक में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। वहीं केरल में भी बाढ़ की वजह से हालात खराब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत खरीदे गए दालों के स्टॉक से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के उपयोग के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दर पर चना दाल के इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तुअर, उड़द और मसूर के संबंध में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की मात्रा की सीमा को मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है। इन फैसलों से राज्य और केंद्र शासित राज्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे PDS मध्याह्न भोजन योजनाओं में चना का उपयोग कर सकेंगे। इससे किसानों को दालों का लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। साथ ही अधिक निवेश करके ऐसी दालों को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा ये हमारे देश में ऐसी दालों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भी मदद करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत वनों, वन्य जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी ने महाराष्ट्र में पुणे स्थित वेंकुट मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में शहद की निर्यात क्षमता को मजबूत बनाने पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की। इसका आयोजन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने किया है। डॉक्टर लिखी ने कार्यशाला के दौरान एफपीओ द्वारा निर्मित मधुमक्खी मोम उत्पादों का शुभारंभ किया। वैमनिकॉम पुणे में एक सहकारी शहद परियोजना स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। कार्यशाला में शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की रणनीतियों के बारे में शहद प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकर्ताओं और एफपीओ कृषि स्टार्टअप्स ने अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर लिखी ने आग्रह किया कि छोटे और सीमांत मधुमक्खी पालक किसानों को लाभकारी आमदनी के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से सभी हितधारकों यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, मधुमक्खी समितियों और एजेंसियों जैसे एनडीडीबी, नेफेड और ट्राइफेड को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में लगभग 12,699 मधुमक्खी पालक और 19.34 लाख मधुमक्खियां कॉलोनियों राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं और भारत लगभग 1,33,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहा है। भारत दुनिया के प्रमुख शहद निर्यातक देशों में से एक है और 2021-22 के दौरान उसने 1,221.17 करोड़ रुपए मूल्य के 74,413 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है। भारत में शहद उत्पादन का 50% से अधिक अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत लगभग 83 देशों को शहद निर्यात करता है। भारतीय शहद के प्रमुख बाजार अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा आदि हैं। सरसों शहद, यूकोलिप्टस शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, पोंगामिया शहद, बहु वनस्पति हिमालय शहद, बबूल शहद और जंगली वनस्पति शहद भारत से निर्यात किए जाने वाले शहद की कुछ प्रमुख किस्में हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM के तहत अब तक स्वीकृत 133.31 करोड़ रुपए की सहायता से कुल 102 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। भारत से निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद कानून के तहत की जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग ने खाद्य आयात और निर्यात के लिए व्यापार नीति तैयार की। एबिडा शहद सहित कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। NBHM के तहत गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन की योजना के तहत मधुमक्खी पालकों, शहद उत्पादकों के 100 FPO ट्राइफेड 14 नवंबर से नेफेड 60 नंबर और NDDB 26 नंबर की आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार NBB को आवंटित कुल 105 FPO में से अब तक मधुमक्खी पालकों, शहद उत्पादकों के 77 FPO पंजीकृत किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शहद और अन्य बीहाइव उत्पादों का पता लगाने का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक ऑनलाइन मधुक्रांति पोर्टल भी विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी वोट बैंक की सोच के साथ जरूरतमंदों तक पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लाभार्थियों व PRI, DDC, BDC और नगर परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ एक के बाद एक बैठकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गरीब हितैषी व जन कल्याणकारी
योजनाओं में हर एक को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये जाति, पंथ, धर्म या किसी भी वोट की परवाह किए बिना आखिरी कतार के सबसे जरूरतमंद या अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप है, जिसका मतलब है अंतिम व्यक्ति का उदय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में सत्ता संभाली थी, तब देश की लगभग आधी जनसंख्या शौचालय, आवास, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन और बैंक खातों जैसी सुविधाओं से वंचित थी। उन्होंने कहा कि सबके प्रयास से पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र कई योजनाओं को लगभग 100% संतृप्त लाने में सफल रहा है। अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में भारत को विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने का एक नया संकल्प लिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर जल, उज्ज्वला और शौचालय, जन धन, आयुष्मान जैसी नागरिक केंद्रित योजनाएं बिना किसी राजनीतिक और अन्य विचारों के ऐसे घर घर तक पहुंची हैं और इनमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत का अनुपालन करके समाज के जरूरतमंद व वंचित वर्गों को लक्षित करने के लिए इनमें अत्यधिक सावधानी का ध्यान रखा गया है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी की योजनाओं को धरती पर उतारने का कार्य बड़े सकारात्मक ढंग से हुआ। मोदी जी अक्सर ये कहा करते हैं कि अगले 25 वर्ष अमृतकाल रहेगा। 25 वर्ष के बाद जब स्वतंत्र भारत अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा। तो यही माताएं बहनियां, यही इनकी कोख से जन्मे ये बच्चे हैं जो उस ऊर्जा और सामर्थ्य का स्रोत होंगे जो भारत को अगले 25 वर्ष की यात्रा पर ले जाएगा। इसलिए इनका सशक्तिकरण करना, इनके पोषण, इनके स्वास्थ्य और इनकी स्वच्छता का ध्यान रखना हमारे लिए राष्ट्र सेवा के बराबर। और त्रिपुरा के जल शक्ति मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है, तब से हमने पानी के स्तर पर काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी माएं बहनें दूर से पानी लाया करती थीं, लेकिन अब उन्हें घरों में पानी मिल रहा है। जिन घरों में अब तक पानी नहीं पहुंचा है, सरकार उन घरों तक पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। त्रिपुरा में 2018 में हमारा सरकार बना भाजपा के, तब हमारा 2.5% का अचीवमेंट था पानी को लेके। घर घर में पानी नहीं था, पारा में पानी होता था। पारे से जाके लोगों को, औरत को पानी लाना पड़ता था, हमारे माँ को, बहनों को। मोदी जी ने उनका दर्द समझा, उन्होंने जल जीवन मिशन का घोषणा की और हमारे देश के साथ हमारे त्रिपुरा में भी ये काम जोर शोर से शुरू हुआ और हम आज गर्व से कह सकते हैं जहाँ पे 2.5% का कवरेज हमारा था पूरे स्टेट में, अभी हमें 53% तक हमने अचीव किया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि और 60,000 से ज़्यादा कनेक्शन हमारा रेडी है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ट्रांसफार्मर मिलने के बाद ही हम ये कमीशनिंग कर पाएंगे और हमारा आंकड़ा जो है वो 60% तक चला जाएगा। और वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहरी क्षेत्र में घाट और कॉलोनियों में पानी भर गया है, तो ग्रामीण इलाकों में गंगा से लगे गांवों में सैकड़ों बीघे फसल भी जलमग्न हो गई है। वाराणसी के मंडलयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन राहत और बचाव का कार्य कर रही है। वाराणसी की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की और प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के कार्यालय भेजी जा रही है। वहीं केंद्रीय जल आयोग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि आने वाले समय में जलस्तर में कमी आने की संभावना है। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कर्नाटक में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। मंगलवार को भी हुई बारिश के बाद बेंगलुरु में सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं केरल में भी बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। मंगलवार को केरल के कई इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहीं प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जल भराव वाले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। कोट्टायम में लगातार बारिश के चलते घरों और रास्तों में जल भराव के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अच्छा लाभ हो रहा है। ये योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत हितग्राही देश की किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन कार्ड के माध्यम से राशन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ सबसे अधिक उन लोगों को मिल रहा है जो अपने काम की वजह से दूसरे शहर या फिर दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाना तो आम बात है, लेकिन यदि मिल रही मूलभूत सुविधाएं दूसरी जगहों पर भी मिलने लगे तो एक कामगार के लिए इससे अच्छा भला क्या होगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ऐसे ही लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिन्हें रोजगार और काम के कारण अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में काम के सिलसिले में आए कई लोगों को दूसरी जगह का राशन कार्ड होने के बावजूद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन मिल रहा है। जिला बलिया उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ और यहाँ काम के सिलसिले में पिताजी आए थे तो उनके साथ मतलब हम भी आ गए यहीं पे। तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन सरकार ने जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करी वो हमारे लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। हम जैसे वहाँ से राशन लेते थे तो उसी प्रकार मतलब यहाँ राशन कार्ड नंबर डलता है और ऑथेंटिकेशन होता है हमारे आधार कार्ड से, उसके बाद हमें फिर दे दिया जाता है। वन नेशन वन जो राशन कार्ड है इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जैसे हम यहाँ से बाहर भी रहते हैं तो हमको वहीं पे राशन मिलेगा, पूरी सुविधा मिलेंगी, जिससे हमारा किराया भाड़ा बचेगा, मजदूरी बचेगी। ये राशन कार्ड यहीं से है मेरा, मुझे यहाँ से पहले ईदगाह में से था, लेकिन भाषा में बहुत परेशानी होती थी लेने में। अब ये है कि ये राशन कार्ड से हम कहीं से भी ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के हितग्राही के राशन कार्ड समग्र आईडी, आधार और मोबाइल लिंक के आधार पर इस योजना से जुड़ गए हैं और अब वह देश के किसी भी कोने में निवास करते हुए इस योजना के माध्यम से अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड से जो हितग्राही हैं हमारे अपने घर से दूर हैं, सुदूर काम की वजह से या पलायन कर गए हैं किसी भी वजह से, तो उनको शहर देश के किसी भी कोने में वो रहें, हमारी शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उनको राशन की पात्रता है। भले वो घर से बाहर हैं, आप अपना राशन कार्ड ले जाएं और जितनी पात्रता आपकी बनती है वो कहीं से भी राशन ले सकते हैं पूरे देश में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 का फायदा दिया जाता है। इस योजना के लाभार्थी देश के किसी भी जगह शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन कार्ड के माध्यम से राशन ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। मुंबई में हर साल भारी बारिश होती है, लेकिन पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से भारी बारिश के दौरान लगभग हर जगह पानी भर जाता है। धीरे धीरे पानी गटर और नाले में चला जाता है, लेकिन ये रिश्ता नहीं है। मानसून के दौरान जल भराव को कम करने और भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए मुंबई के ट्रीमैन सुभाजीत मुखर्जी ने मुंबई में जल संचयन शुरू कर दिया है और जनता के बीच जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं। मिलिए मुंबई के सुभाजीत मुखर्जी से, जिन्होंने पीवीसी पाइप और पानी के बैरल, ड्रम का उपयोग करके वर्षा जल की बर्बादी की समस्या का कम लागत में प्रभावी समाधान खोजा है। इसके जरिए आपकी छत पर गिरने वाले पानी को भूमिगत गड्ढे में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल निकायों जैसे तालाबों, झीलों और गहरे नलकूपों के संरक्षण और भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है।
उनके मुताबिक कंक्रीटीकरण मुंबई में जल भराव का प्रमुख कारण है। ये टाइलें पानी को जमीन में नहीं घुसने देती हैं, जिससे शहर में जगह जगह पानी भर जाता है। लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम पेड़ 100 लगा सकते हैं, लेकिन जब पानी नहीं रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता ही है कि हम पानी का पहले बंदोबस्त करें तभी पेड़ लगाएं। तो जब इन सब समस्याओं को समझ के जब हम उनको एक सॉल्यूशन देना शुरू किए तो सबको बड़ा अच्छा लगा और लोग जुड़ गए और आपको बहुत अच्छा। तो लोग बेदार हो रहे हैं और मुंबई को जल संचयन के लिए एक ट्री मैन मिल गया है। फिलहाल आइए देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या भाव चल रहा है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े कहीं उतरे। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में मंगलवार को उड़द के कारोबार में 500 रुपए का उछाल आया। यहाँ 29 अगस्त को उड़द का भाव 5,500 रुपए था, जो कि 30 अगस्त को 6,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की हाथरस मंडी में 29 अगस्त को उड़द का भाव 10 रुपए बढ़कर 7,550 रुपए से 7,560 रुपए हो गया। राज्य की हरदोई मंडी में 29 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,300 रुपए, जो कि 30 अगस्त को 20 रुपए टूटकर 7,280 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 29 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,450 रुपए, जो कि 30 अगस्त को 150 रुपए की नरमी के बाद 7,300 रुपए हो गया। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 6,54,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धनिये के सौदों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। बात धनिये के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 29 अगस्त को धनिये का भाव रहा 9,500 रुपए, जो कि 30 अगस्त को भी 9,500 रुपए पर ही टिका रहा। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 29 अगस्त को धनिये का भाव रहा 18,500 रुपए। 30 अगस्त को इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया और भाव 18,500 रुपए पर ही रहा। राज्य की शिमोगा मंडी में भी इस दौरान धनिये के कारोबार में स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 29 अगस्त और 30 अगस्त को धनिये का भाव 12,000 रुपए रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में 29 अगस्त को धनिये का भाव था 11,100 रुपए, जो कि 30 अगस्त को 100 रुपए की नरमी के बाद 11,000 रुपए रह गया। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम आंकलन के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार हो सकती है, जो बीते साल 8,91,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में भी इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेतों का ख्याल। कोंकण के किसान इस समय धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही जहां रागी की रोपाई को 40 दिन हो चुके हों, उनमें निराई करें। कोंकण में ही मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। कोंकण में इस समय बादल छाए रहने के कारण धान में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके साथ ही इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों के लगने का अनुमान है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान फिलहाल कपास और मूंगफली में निराई का काम करें। इसके अलावा यहाँ धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही जरूरत पड़ने पर सोयाबीन, अरहर और बाजरे में सिंचाई करें। यहाँ इस समय आर्द्रता ज्यादा होने से गन्ने में रतुआ रोग लग सकता है।
किसान इसकी निगरानी करते रहें। मराठवाड़ा के किसान इस समय बाजरे के अलावा बागों और सब्जियों में निराई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ जरूरत पड़ने पर सोयाबीन में सिंचाई करें। वहीं विदर्भ में ज्वार, अरहर और कपास में निराई और गुड़ाई जैसे समसामयिक कार्य करें। यहीं इस समय मूंग की तैयार फलियों की तोड़ाई करते रहें और तोड़ाई के बाद फलियों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। विदर्भ में ही इस समय आसमान में बादल छाए रहने और आर्द्रता ज्यादा होने से धान में रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जलभराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम सभी दिल्ली के सांसदों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है जिसमें अरविंद केजरीवाल के विधेयकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद 6 वर्ष से अधिक सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अपराधियों के लिए सजा की दर बढ़ सकेगी और फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत किया जा सकेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के गणतव्य के बाद राजभवन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। उधर महागठबंधन के विधेयकों को कल रायपुर शिफ्ट किया गया है जिसमें सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर की गई छात्रा की हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करेंगे। बिहार की महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री कार्तिक कुमार को पद से हटाते हुए अब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया गया है। बिहार में विवादों में घिरे मंत्री कार्तिक सिंह के विभाग बदल जाने पर राज्य भाजपा प्रमुख डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यहां फंसाने और बचाने की नीति के तहत एक अपराधी को विधि मंत्री बनाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाली के सेमिनायक में भारतीय समुदाय से भी बातचीत की। धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि विदेशों में अपने लोगों के बीच रहना हमेशा खास होता है और पूरे दूर देश में भी घर जैसा माहौल महसूस कराता है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के हुबली स्थित ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की इजाजत दे दी। फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को एक कार के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 202.39 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।